बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हम जो सेशन कर रहे हैं वो हमारा बेसिकली सेशन है शरिया प्रिंसिपल फॉर शेयर ट्रेडिंग एंड ज़कात। के बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स के अंदर। वो उसमें दोनों एंगल से सवाल पूछ रहे होते हैं कि उसमें शेयर्स में ट्रेड करना अलाउ भी है, बहुत सी मिसकॉन्सेप्शंस हैं। और साथ ही साथ उस पर ये भी आता है कि हमारी ज़कात की ऑब्लिगेशन कैसा अदा हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्टली बट प्रिसाइजली और उसकी सारे एंगल्स को कवर करते हुए मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं, फिर आपके सवाल जवाब होंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट किसकी होती है, आपकी वेल्थ की होती है। तो अल्लाह ताला आपकी वेल्थ, आपके माल और दौलत के बारे में क्या आपको कॉन्सेप्ट रखने को कहता है और उसका कुरान का परसेप्शन क्या है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेवकूफ़ों को, यानी जो यतीम है और जो बच्चे हैं जिनको अभी समझ नहीं है उनको, यानी इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि यतीमों के हुकूक क्या है। तो यतीमों के हुकूक में एक बात यह है कि यतीम हो गया तो उसकी विरासत में जो उसके वालिद साहब की तरफ से पैसा आया है वो कस्टोडियन के तौर पर उसके चचा ने अपने पास रखा है। तो अल्लाह ताला उस चचा को कह रहे हैं कि वला तो सुफहा अमवालुकुम। तो ये जो नाबालिग बच्चे हैं जो समझदार नहीं है, उनको वो माल जो उनका है, अल्लती जाअलल्लाहु लकुम क़ियामा, लेकिन वो माल भी उनको मत दो। क्यों ना दो? असल जुमला ये समझने का है, अल्लती जाअलल्लाहु लकुम क़ियामा, कि इस माल के जरिए अल्लाह ताला ने तुम्हारा कयाम बनाया है। कयाम का मतलब क्या है? किसी के गुजरने की, जिंदगी गुजारने की, किसी के खड़े होने की, किसी की बुनियाद, किसी की सपोर्ट, उसको कहते हैं कयाम। और ये कितना इंपॉर्टेंट जुमला है कि अल्लाह ताला ने खाने काबा के बारे में फरमाया कि ये दुनिया के कयाम है, यानी दुनिया के वजूद का जरिया क्या है, वजह क्या है, खाने काबा। तो एक तरफ तो अल्लाह ताला क़याम के वर्ड को खाने काबा के लिए यूज कर रहे हैं और दूसरी तरफ क़याम के वर्ड को कहाँ यूज कर रहे हैं, माल के लिए। तो हमारा ये मिसकॉन्सेप्शन भी दूर हो गया कि इस्लाम में तो माल की कोई अहमियत ही नहीं है, ये सब तो यहीं रह जाएगा और ये तो दुनियावी मामला है। नहीं, अल्लाह ताला हमारे वो यतीमों का माल है, लेकिन फिर भी बेवकूफ है तो उनको मत दो। अब बेवकूफ इस तरह से में भी हो सकता है कि उस शख्स के अंदर मेच्योरिटी फिजिकली नहीं आई है, या इस सेंस में भी आ सकता है कि वो मेंटली मेच्योर नहीं हुआ है। आप ऐसे इन्वेस्टर को दे रहे हैं, ऐसे बिजनेसमैन को दे रहे हैं जो रिस्क असेसमेंट करना नहीं जानता, रिस्क मैनेज करना नहीं जानता, जो कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो शख्स भी इस कैटेगरी में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यू शुड बी केयरफुल व्हाइल इन्वेस्टिंग इन एनी बिजनेस। ठीक है, तो एक बात तो हमें बात पता चली। दूसरी जो हदीस है, मैं असल में चाह रहा था मुख्तसर बात करूं, तो इसलिए मैंने एक आयत और एक हदीस ही लिया है। सुनन इब्न माजा की हदीस है, मम बा दारन, जो शख्स एक घर को बेचे। अब आपको घर से मालूम क्या हुआ कि घर एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी होती है, और घर जो है वो इमूवेबल है, इसलिए वो क्या होता है, थोड़ा सेफ होता है। अब फरमाया वला मेजाल समाना हम फी मिसलिया। अब अगर उसने जो पैसे, जो प्रोसीड्स आए थे, वो उस जैसे ही किसी चीज में नहीं लगाए। अब ये नबील भाई ज्यादा अच्छा क्लियर करेंगे कभी कि मिसल का होगा, मतलब आपने घर जैसी रिस्क प्रोफाइल जगह पे नहीं लगाए, लम युबारक लहू फी, तो आपके माल में बरकत नहीं होगी। कितने लोग होते हैं जो अपने प्रॉपर्टी से पैसे निकालते हैं और फिर जो है वो खर्च हो जाती है क्विकली, और वो जो है किसी और जगह लगाते हैं, लेकिन वो हाई रिटर्न के चक्कर में वो रह जाता है। और जो सेफ जोन था, उसमें जो पैसे लगे हुए थे और जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था डिफेंसिव मोड में, वो भी नहीं हासिल रहा। तो अब यहाँ पर एक हमें एक आइडिया मिल रहा है कि रिस्क एपिटाइट क्या होना चाहिए और आपको किस तरह प्रूडेंट वे में, आपको किस तरह जो है ना वो एक आई ओपनिंग वे में आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। जो इस्लाम ही कहता है कि अपने मालों को अहमियत दो और मालों को जाया ना करो ग्रीड के चक्कर में, और जो है ना वो हाइप को देखते हुए कि भाई अभी तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की नई हाइप आई है तो वहां पर लगा दिया, गोल्ड बढ़ रहा है तो वहां नहीं। यू शुड बी केयरफुल, माल अल्लाह की तरफ से अमानत है और इसको जाया नहीं करना। ठीक है, तो हमें एक इंसाइट मिली कि इन्वेस्टमेंट के बारे में एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम के माल को ऐसी जगह लगाओ कि उसका माल जक़ात ना खा ले। यानी अगर उसके माल पे जक़ात लगती चली गई तो एक वक्त आएगा कि उसका माल इन्फ्लेट हो जाएगा और कम खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5% से तो ऊपर ही होना चाहिए, और इन्फ्लेशन से भी थोड़ा ऊपर हो, ताकि जो है ना आपका माल खत्म ना हो जाए। तो इस तरह की बहुत सी रिवायत है, कभी किसी सेशन में हम बात करेंगे कि इस्लाम इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या गाइडलाइंस देता है।
अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, अगर उससे भी पहले अगर हम एक बेसिक बात करें कि कहीं पे भी आपने इन्वेस्ट करना हो, ठीक है जी, हम मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स को देखते रहते हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस को देखते हैं, क्लाइंट्स हैं, इन सब जगहों पर हमें एक बात देखनी पड़ती है कि फाइनेंस के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर चार ऑप्शन, चार कैंसर्स हैं, चार चीजें ऐसी हैं कि अगर वो पाए जाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट की बरकत तो क्या, आपकी इन्वेस्टमेंट की लेजिटिमेसी यानी और उसकी जायज होना भी खत्म हो जाएगा, और वो आपके लिए भी नासूर होगा, आपकी आपकी जो है वो बच्चों के लिए भी एक जो है ना वो नासूर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि चार तरह की चीजें, एक है सूद। सूद तो हमें पता है कि रिस्क फ्री ट्रांजैक्शन में रिटर्न का आना, यानी लोन में एक्स्ट्रा अमाउंट को लेना, ये सूद है। किमार कहते हैं जुए को, और गरर कहते हैं अनसर्टेनिटी, यानी आपने ऐसा मामला किया जिसमें मामला वाजे नहीं है, और लास्ट है वॉइड सेल्स। तो ये जो चार चीजें हैं, इनको डिटेल हमें हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। हमारे पास मस्जिद के अंदर खड़े होकर लोग ऐसा सवाल कर रहे होते हैं जिसमें सराहतन सूद होता है, हमारे पास ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आते हैं जिनमें वाज़ेह तौर पर क़िमार होता है, बहुत से ऐसे एग्रीमेंट मैंने देखे इन्वेस्टमेंट के जिनमें गरर होता है, फ्रेंचाइज का मॉडल है, इन्वेस्टमेंट का मॉडल है, और इक्विटी परचेज का मॉडल है, और जो है ना इक्विटी पार्टिसिपेशन का मॉडल है, जिसके अंदर ये रिबा क़िमार गरर पाए जाते हैं। तो ये भी आपको, जो भी इन्वेस्टर हो उसको सीखना चाहिए कि ये चार चीजों से हम बच जाएं। अगर आप ये चार चीजों से बच गए तो इसका मतलब है कि 99.9% यू आर सेफ एंड योर अर्निंग इज हलाल। वरना लोग कहते हैं कि हम बैंक से बचे हुए हैं, हम इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बचे हुए हैं, हालांकि वहां भी। अच्छा, तो इन चीजों का हमें बात करनी चाहिए। अब हम आते हैं मार्केट्स के ऊपर। मार्केट आपको पता है, कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है, एक डेट मार्केट और एक इक्विटी मार्केट। आज का टॉपिक हमारा चूंकि स्टॉक्स के बारे में है तो यकीनन इक्विटी मार्केट का है। इक्विटी मार्केट के अंदर आप देखते हैं कि बहुत बड़ा प्लेयर क्या है, स्टॉक मार्केट है। ठीक है जी, अब स्टॉक मार्केट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा बिकॉज आई बिलीव जो मेरे यहाँ पर ऑडियंस है वो स्टॉक मार्केट को जानते हैं और उसकी क्या जो है वो उसकी इंट्रोडक्शन को, उसकी जो है वो प्रोफाइलिंग को सब जानते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस की, ट्रेड को। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्टॉक मार्केट, यानी पहले शुरू में खासतौर पे परसेप्शन ये था कि स्टॉक मार्केट जो है वो अपनी जात में ही जुआ है, और कहते थे ये तो जुआ मार्केट है, यहाँ तो उतार चढ़ाव आता रहता है और ये तो है ही गलत। तो देखिए बात ये है कि जो कॉन्सेप्ट है ना स्टॉक मार्केट का, वो एक स्टॉक मार्केट का वही कॉन्सेप्ट है जो आप जोड़िया बाजार जाएं या मछली बाजार जाएं, या आप जो है वो किसी भी बाजार चले जाएं, तो वहां पर क्या होता है, कमोडिटीज ट्रेड हो रही होती है। तो स्टॉक मार्केट में आपकी जो है वो सेकेंडरी मार्केट है, तो वहां पर आपकी जो है शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं, क्योंकि लोगों ने ये सोचा कि अगर हम अपने कारोबार के शेयर्स बनाएंगे तो वो शेयर मैं प्राइमरी आईपीओ में खरीदूंगा सिर्फ क्या, या फिर मैं उसको ये भी सहूलत दूंगा कि कहीं पर आके बेच सके। अब वो कहीं जाके बेचेगा क्या मतलब है, सब्जी मार्केट में जाके नहीं बेचेगा, फ्रूट मंडी में जाके नहीं बेचेगा, वो कहाँ जाके बेचेगा। तो उसके लिए एक मार्केट बना दी जिसको कहते हैं स्टॉक मार्केट। तो इसलिए ये एक जस्ट लाइक बाजार है, और जैसे हम बाजार के बारे में ये नहीं कहते कि बाजार नाजायज है, बल्कि हम कहते हैं जो शरीयत के मुताबिक काम कर रहा है वो जायज है, और जो शरीयत के मुताबिक नहीं कर रहा वो नाजायज है। तो इसी तरह ये परसेप्शन हमारा ठीक होना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज अपनी जात में गलत है, नहीं, अपनी जात में ठीक है, हाँ उसमें कुछ नॉन शरिया एलिमेंट्स हैं वो गलत है, तो हम आगे बात करते हैं। ये यही हमने बात की कि मार्केट प्लेस होती है। अब अगर हम ये बात करते हैं कि शेयर्स के बारे में हम बात करते हैं कि शेयर्स की ट्रेडिंग, यानी हम दो आज मौजूद पे बात करेंगे, कौन से शेयर्स खरीदना जायज है और कौन से शेयर्स की जब जायज शेयर्स हैं उनकी ट्रेडिंग भी कैसे जायज है। तो देखिए एक आपके सामने मैंने एक स्लाइड यहाँ पर आईबी का एक कॉन्सेप्ट नोट यहाँ शेयर किया है कि जब शरीयत में कोई चीज को बेचना होता है तो उस बेचने के लिए शरीयत ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रखे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि शरीयत कहती है कि वो चीज वजूद में आ चुकी हो, गुड्स मस्ट एग्जिस्ट। सेकेंड है गुड्स शुड बी इन द ओनरशिप, यानी वजूद भी रखती हो और उसके साथ आपकी ओनरशिप में भी हो। ओनरशिप तो ऑफर एक्सेप्टेंस से आ जाती है। तीसरी है कि वो आपके पोजीशन में भी हो। ठीक है, यानी अगर वो वजूद नहीं रखती वो भी जायज नहीं है, अगर वो आपके ओनरशिप में नहीं वो भी जायज नहीं है, और अगर आपके पोजीशन में नहीं जब भी जायज नहीं है। तो आप ये देखें कि शेयर जब हम कोई खरीदते हैं तो जब हम उनको ऑफर एक्सेप्टेंस करते हैं, हमारे पर एक लिस्टिंग में आ जाता है,
तो वो हमारी ओनरशिप में आ जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक अक्सर जो कंपनीज की ट्रेडिंग हमारे नाम पे रजिस्टर्ड होती है और हमें सीडीसी से पोजीशन मिलती है, वो कब मिलती है? वो हमें T+2 पे मिलती है। कब मिलती है? T+2 पे। तो T+2 का मतलब है 2 वर्किंग डेज के बाद मिलती है। तो इसलिए इन सेम डे ट्रेडिंग हलाल नहीं है। सुबह मैंने ओजीडीसी खरीदा और शाम में बेच दिया, ये जायज नहीं है, अगर जो लीगल है। अच्छा, इससे भी आगे जाकर लोग क्या करते हैं? शॉर्ट सेलिंग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग तो लीगल भी नहीं है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि आपके पास अभी किसी चीज की ओनरशिप भी नहीं है। आज मुझे लग रहा है कि जो है ना वो FFCL आगे जाएगा, तो मैंने आज सुबह उसकी कोई ट्रेड कर दी, लोगों को बेच दिया। अब क्योंकि 3:30 बजे मुझे उसको पोजीशन देनी है, तो मैं 3:30 बजे से पहले मैंने खरीद लिया। तो शॉर्ट सेलिंग भी विदाउट ओनरशिप बिल्कुल भी जायज नहीं है। हज़रत हकीम बिन निज़ाम रजी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए कि मेरे पास कुछ लोग आते हैं ऐसी चीज को खरीदने के लिए जो मेरे पास नहीं होती, तो क्या मैं बेचना जायज है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तबीअ मा लैसा इंदक, जो आपके पास नहीं है उसको आप बेच नहीं सकते। तो बै कब्ल कब्ज यानी पोजीशन से पहले बेचना शुरन बिल्कुल जायज नहीं है। इसी तरह फॉरवर्ड सेल, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को बताता हूँ, वो है कि इस्लाम में जो भी सेल होती है ना, वो प्रेजेंट ही होती है और स्पॉट ही होती है। लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसकी पेमेंट अगर डेफर्ड है तो वो सेल भी डेफर्ड है। नहीं नहीं नहीं, इस्लाम में सेल हमेशा स्पॉट चेंज होती है। हाँ, उसकी जो है पेमेंट आपकी फ्यूचर में हो सकती है, लेकिन ट्रेड होगी हमेशा स्पॉट, और अभी अभी एग्जीक्यूट होगी और अभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो फॉरवर्ड सेल कि जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि कुछ अरसे बाद ये ट्रेड जो है वो इफेक्टिव होगी, ये जायज नहीं है। आप प्रॉमिस कर सकते हैं, आप सलम कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो सेल, फ्यूचर सेल नहीं कर सकते। और यही बात मैं अगर एक फतवा दिखाना चाहूं तो उसके अंदर भी होगा। ये फतवा आपके सामने आ रहा है, दारुल उलूम कराची का फतवा आपको विजिबल हो रहा है? जी नजर आ रहा है मुझको तो। जी। तो जी, ये शेयर्स के बारे में एक फतवा है। अब इसमें ये उन्होंने तो शराइत बताई, वो तो हम आगे भी बात करते हैं। लेकिन उन्होंने कब्जे की बात की है कि भाई जो है ना, आपका कैट में जो हो जाता है वो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में होता है, लेकिन आपको डिलीवरी जो है ना वो T+2 में आती है। और इसका जो है इन्होंने पूरा जो है रिसर्च की है, एक किताब में भी पब्लिश किया है इसको। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग ट्रेडिंग भी हलाल नहीं है, और ये जो बदले के मामलात हैं ये भी जायज नहीं है, और ब्लैंक सेल या शॉर्ट सेल भी शरन जायज नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के दावत बरकातुम के फतवे के दस्तखत के साथ ये फतवा मौजूद है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि कब्जे से पहले आपके लिए बेचना जायज नहीं है। इसी को हमने यहाँ पर शेयर किया था। अब हम इसको दोबारा अपनी स्लाइड्स की तरफ आते हैं। तो स्लाइड विजिबल हो गए आपके सामने? स्लाइड्स, जी स्लाइड नजर आ रही जी स्लाइड भी विजिबल है। जी, अब उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि ये तो ट्रेडिंग की बात थी कि शेरिया कंप्लायंट स्टॉक्स की ट्रेडिंग के अंदर भी। देखिए, एक बात बहुत अहम है, याद रखिएगा कि अगर आप स्टेट SECP की इस्लामिक फाइनेंस बुलेटिन देखिए ना, जो उनका एनुअल भी आता है और क्वार्टरली भी आता है, उसके ऊपर पूरी मैंने अभी एक रिपोर्ट इशू की है अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि कैपिटल, मार्केट कैपिटल के लिहाज से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर ट्रेड होते हैं वो 60%, यानी ऑलमोस्ट 66% शरिया कंप्लाइंट है। और यानी पाकिस्तान अगर 100 रुपए का कारोबार अगर हो रहा है तो 66 रुपीज का जो कारोबार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है वो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक से हो रहा है। तो शरिया कंप्लाइंट का स्टॉक का तो हो रहा है, लेकिन लोग इसको तो थोड़ा ख्याल रखते हैं, जब भी आगे बयान करेंगे, लेकिन मेजोरिटी पीपल उसकी ट्रेडिंग कैसे करनी है उस पर नहीं देखते। उसकी ट्रेडिंग नॉन शरिया वे में करते हैं। हालांकि अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की है या आपने डे ट्रेडिंग की है तो उसकी कमाई आपके लिए हलाल ही नहीं है, चाहे वो स्टॉक जो है वो शरिया कंप्लाइंट है। तो इसलिए दो चीजों का ख्याल रखना है कि एक तो स्टॉक खरीदना शरिया कंप्लाइंट है, दूसरा उसको बेचना, उसके जरिए जो फ्यूचर कमाना है, वो जो है वो फर्दर जो कमाना है वो भी, अगर कैपिटल गेन मकसद है तो वो भी क्या होगा, आपको शरिया कंप्लाइंट वे में करना है, जैसे आपके सामने बयान किया। अच्छा, अब हम आते हैं कि कौन से होते हैं शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स।
तो देखिए बहुत हर स्टॉक तो जायज नहीं होगा, ऑब्वियसली उसमें कुछ तो नॉन शरिया बिजनेस है, कुछ ये, कुछ जो इन्वेस्टमेंट गलत हुई हुई है, कुछ ने इंटरेस्ट बेरिंग लोन लिया हुआ है। अब उलमा किराम ने कहा कि अगर हम जरा से भी इंटरेस्ट आने पर उसको नॉन शरिया कर देंगे, फिर तो बहुत सारे स्टॉक्स लिस्ट से निकल जाएंगे और थोड़े से इस्लामिक बैंक्स वगैरह रह जाएंगे। तो इसलिए इसमें इज्तिहाद हुआ और इसमें कलेक्टिव विजडम इस्तेमाल करते हुए कुछ क्राइटेरियाज रखे गए हैं कि इन क्राइटेरिया को वेरिएबल करार दिया है और इन क्राइटेरिया को वेरिएबल नहीं करार दिया। अब कौन से क्राइटेरिया ऐसे हैं जो वेरिएबल है, उसके बारे में स्क्रीनिंग क्राइटेरिया डिफरेंस है। कोई डॉव जोन्स है, वो सबसे पहले आया, उसका अपना क्राइटेरिया है। पीएसएक्स केएमआई ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स है, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है, ये पाकिस्तान में राइज है, तो इसका अपना एक क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आईओफी का, यानी जो इस्लामिक बैंक का स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, उसका अपना जो है वो एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। अब इस तरह डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर स्टॉक स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज हैं। आप जिस मुल्क में रहते हैं, जहां पर जो राय जो, आप उसमें से स्क्रीनिंग को कर सकते हैं। हम पाकिस्तान से अगर चूंकि बात कर रहे हैं, तो हम आई नो कि यहाँ पर डिफरेंट ममालिक के लोग होंगे, लेकिन हम एक मिसाल के तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो केएमआई ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स है, उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो उसके अंदर 6 क्राइटेरिया अगर मैं आपको दिखाऊं, तो देखिए ये इसमें 6 क्राइटेरिया दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो 6 क्राइटेरिया उन्होंने दिए हैं। इनकी रोशनी में हमें देखना होता है कि ये कंप्लाइंट, आगे वो लिखते हैं कि कंप्लाइंट है, नॉन कंप्लाइंट है। तो आपके लिए तो बड़ी आसानी है कि आप हर 6 महीने बाद इस लिस्ट को डाउनलोड करें और इस लिस्ट को देख लें कौन से शेयर इस्लामिक हैं कौन से नहीं है, ठीक है जी। और जो इस्लामिक या शरिया कंप्लाइंट है उनमें इन्वेस्ट कर लें। अब ये क्राइटेरिया है क्या, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिजनेस आपका सबसे पहले तो हमें देखना है, जिस जिस बिजनेस जिस कंपनी में हम लगा रहे हैं स्टेक्स, वो हलाल है, यानी कन्वेंशन बैंक तो नहीं है, कन्वेंशन इंश्योरेंस नहीं है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं है, टोबैको कंपनी नहीं है, पोर्क प्रोडक्शन कंपनी नहीं है, इलीगल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, पोर्नोग्राफी की नहीं है। तो कोई भी ऐसी नॉन शरिया कंपनी, नॉन जिसका बिजनेस कोर बिजनेस नॉन शरिया, वो जो है वो उसमें तो फिर आगे क्राइटेरिया की जरूरत ही नहीं पेश आती। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि अगर जो है वो उसका बेट जो है वो 37% टोटल एसेट से कम होना चाहिए। अ, यहाँ पर जो है वो यानी इंटरेस्ट बेरिंग डेट, यानी जिस डेट के ऊपर उसने इंटरेस्ट लिया हुआ है, जिस पर उसने कोई ऐसा लाइबिलिटी जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना है, वो टोटल एसेट का 37% से कम होना चाहिए। 37% से ऊपर हुआ तो वो भी कंपनी का इंटरेस्ट, वो भी कंपनी नॉन शरिया हो जाएगी। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन में इसके बाद दिखाता हूँ हमको। तीसरा क्राइटेरिया कि नॉन कंप्लाइंट नॉन शरिया इन्वेस्टमेंट, यानी उसने अगर कोई साइड बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, सब्सिडी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो भी टोटल एसेट्स का 33% से कम होना चाहिए। जैसे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स है, जैसे अगर उसने, उसके पास सरप्लस था, उसने टीवीज ले ली गवर्नमेंट के, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड ले लिए, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, कहीं पे भी अगर उसने लगाया, किसी कन्वेंशनल बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसे रख लिए। अब ये जो नॉन शरिया इन्वेस्टमेंट है, ये टोटल एसेट का 33% से कम होना चाहिए। चौथा है कि इनकम, यानी जो कोर बिजनेस की इनकम है, जो उसकी जो आमदन है अदर इनकम के तौर पर हो या रेवेन्यू की हो, वो टोटल रेवेन्यू का 5% से कम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बहुत अहम समझने की है कि अगर 5% से कम हो तो वो शेयर खरीदना जायज तो है, और अगर 5% से ज्यादा हो तो वो शेयर खरीदना जायज ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि यहाँ पर अगर से वो जायज होगा 5% से कम, लेकिन जितना भी आया है, 4.3 आया है, 3.9 आया है, उतने परसेंट का डिविडेंड आपको प्यूरिफाई करना होगा। यानी जब क्वार्टरली या कभी भी आपको डिविडेंड आए, तो जितने परसेंट का यहाँ रेशियो लिखा होगा, वो जो आपको मैंने लिस्ट दिखाई थी उसके अंदर रेशियो लिखा होगा, 3.3 लिखा हुआ है, तो आपको अगर 100 रुपए डिविडेंड में मिले तो आपको 3 रुपए 33 पैसे उसको चैरिटी करने होंगे बगैर सवाब की नियत के। लेकिन यहाँ पर लोग इस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि अगर कैपिटल गेन आ गया तो उसको भी प्यूरिफाई करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ डिविडेंड को करना पड़ेगा, इसमें कैपिटल गेन जो आ रहा है उसको प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लास्ट ये तो हो गया कौन से स्टॉक शरिया कंप्लाइंट है। अब उसी की ट्रेडिंग की लिहाज से एक और बात ये भी आती है कि इलिक्विड एसेट का टोटल एसेट का रेशियो जो है वो 25% से
क्या होना चाहिए, 25% या उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी जो उसके फिक्स एसेट होते हैं उसको हम इनलिक्विड एसेट कह लें एक तरह की। इनलिक्विड एसेट से मुराद क्या होता है, जो कि आप पार वैल्यू के अलावा भी बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टॉक्स को आप बेच सकते हैं, लेकिन कैश को तो आप नहीं बेच सकते। इसी तरह ये जो इनलिक्विड एसेट है, इनको आप अगर देखें तो ये टोटल एसेट्स का मिनिमम 25% होना चाहिए, तो उसको फिर आप बेच सकते हैं। मार्केट प्राइस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट प्राइस पर शेयर जो आ रही है, ये भी इसका भी फॉर्मूला लिखा हुआ है कि टोटल एसेट माइनस लिक्विड एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जो ये अमाउंट आएगी, ये उसकी नेट लिक्विड एसेट, ये तो नेट लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होगी ना, ये जो अमाउंट आएगी ये लेस देन हो, और मार्केट प्राइस जो है वो उससे ग्रेटर देन हो। यानी मार्केट में अगर उसकी 100 रुपीज चल रही है, तो नेट लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय शेयर, ये जो है वो उसकी 100 रुपीज से कम होनी चाहिए। और नॉर्मली होती है, बाद वक्त बहुत ही लिक्विडेड कंपनी होती है तो उनकी फिर जो है इसमें मसला आ जाता है। तो ये 6 क्राइटेरिया हैं जिनको सामने रखते हुए आप डिसाइड करेंगे, या इन हाउस भी कर सकते हैं और स्टॉक पे भी बिलीव कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आपकी अपनी कंपनी है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक रिसोर्स को लगा दें कि जो भी आईपीओ हो रहा हो, जो भी शेयर्स खरीदने हो, उसकी पहले आप ये वर्किंग कर लें लेटेस्ट अपडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रोशनी में, और फिर आप डिसाइड कर लें कि इसमें शरिया कंप्लाइंट हो तो इनमें इन्वेस्ट करें, नहीं है तो इन्वेस्ट ना करें। अब इसकी मैं आपको एक वर्किंग भी दिखा देता हूँ। हम तो चूंकि वर्किंग करते रहते हैं अपनी क्लाइंट्स के लिए, तो मैंने कहा एक वर्किंग, ये एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम ठीक है कोई भी हो सकता है। अब हमने क्या किया, इसका बिजनेस देखा तो भाई वो तो एलिजिबल था। उसके बाद हमने कहा कि इंटरेस्ट बेरिंग डेट टू टोटल एसेट, अब इसके नीचे वर्किंग देख लें। इंटरेस्ट बेरिंग डेट टू टोटल एसेट में क्या किया, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी ली हमने उसमें नॉन। अब उसमें देखा कि उसके नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है, टोटल ये हो गई, इस्लामिक और कन्वेंशनल ये हो गई, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब उसकी सब देखना पड़ता है ये नोट से। तो आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में देखा कि कन्वेंशन में इतनी है, सारी है। फिर आपने डिमिनिशिंग मुशार का देखा, तो कंप्लीट इस्लामिक है। लीज लायबिलिटीज 107 हो गई, अब ये टोटल हो रही है यहाँ पर। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग का इतना पार्ट इस्लामिक है, ये नोट्स में आपको जाके देखना होगा, और ये इस्लाम कन्वेंशन है। करंट पोर्शन ऑफ, आपने देखा कि इन दोनों की अलग अलग नोट्स में आके आपने टोटल किया। और अगर आप ये देखें तो यहाँ पर प्लस वगैरह के फॉर्मूले भी लगे हैं। फिर आप गए तो वहां पर आपको इंटरेस्ट बेरिंग डेट का अगर पूरा आप देखें तो ये आपको फॉर्मूला नजर आ गया, और ये इंटरेस्ट बेरिंग डेट आपके सामने आ गया कि 12.31 है, जो कि 37 से कम है, तो ये भी एलिजिबल हो गया। फिर आपने इन्वेस्टमेंट का देखा तो उसका भी वर्किंग देख लें। आपने देख इन्वेस्टमेंट, हमने देखा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ है, अदर रिसीवेबल्स कहाँ है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस क्या है। उसमें आपने देख लिया कि कंप्लाइंट कौन सी है, नॉन कंप्लाइंट क्या है नोट्स के साथ। फिर आपने नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट को देखा, उसको फिर आपने देखा तो ये फॉर्मूला लगा हुआ है, और उसके मुताबिक आपने इसको देख लिया कि ये कितना आया, 3.02 आया। फिर चौथा रेशियो था नॉन कंप्लाइंट इनकम। अब इनकम में बड़ा आसान होता है कि आपने ग्रॉस टर्नओवर और अदर इनकम को प्लस करना होता है। अच्छा ये याद रखिएगा कि बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेट सेल लिखी होती है, तो आपने नोट्स में जाके उनकी ग्रॉस निकालनी है पहले। तो ग्रॉस हमने देखा, फिर अदर इनकम के नोट्स में जाके आप देखेंगे तो आपको कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट का ब्रेकअप आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने पहले तो क्या करना है, टोटल ग्रॉस रेवेन्यू जमा करना है, तो इसमें आपने कोई नॉन कंप्लाइंट कंप्लाइंट को अलग नहीं करना है। हाँ, फिर जो नॉन कंप्लाइंट इनकम है उसको आपने यहाँ पर लिखना है। अच्छा इस केस में यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम द सब्सिडी नहीं था, तो इसलिए यहाँ नहीं लिखा, वरना चौथे रेशो के अंदर एक और चीज भी होती है कि शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स, ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आता है, तो वो भी आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। अगर वो नॉन शरिया कंपनी है, यानी वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है, तो उसके प्रोसीड्स को हम नॉन शरिया करेंगे। और अगर वो सब्सिडी जो है वो ऑलरेडी शरिया कंप्लाइंट है, तो उसके प्रोसीड्स को हम, या शेयर फ्रॉम एसोसिएट को हम शरिया कंप्लाइंट कहेंगे। तो बहरहाल ये चौथा भी हमने देख लिया। इनलिक्विड एसेट आपने देख लिया कैसे प्लस होते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट, राइट ऑफ यूज एसेट, इंटेंजिबल एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड ट्रेड, स्टोर एंड स्पेयर, ये सब क्या है, वो एसेट्स हैं जो कि नॉर्मली आपके बैलेंस शीट में होते हैं, और ये जो है आपके उस ट्रेड प्राइस से पार वैल्यू से अबव में भी ट्रेड हो सकते हैं, तो इनको इनलिक्विड एसेट कहा जाता है। इनको हम प्लस करेंगे और हमें देखेंगे नेट लिक्विड एसिड, इनलिक्विड एसिड टू टोटल एसिड, कि ये जो है ना 44% है, इसका ना 25% से ज्यादा है। अच्छा लास्ट हमने देखा था कि नेट लिक्विड एसिड पर शेयर, इसका अगर आप फॉर्मूला देख लें तो ये आपका फॉर्मूला लगा हुआ है,
फॉर्मूला क्या है एक बार, हाँ, कि हमने ये फॉर्मूला लगा हुआ है कि आपने क्या किया, पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज को नहीं, पहले आपने करंट लाइबिलिटीज D41, एक मिनट, D41 कौन सा है, सही है। टोटल एसेट्स को आपने क्या किया, माइनस, उससे माइनस किया करंट लाइबिलिटीज को, और उसके बाद आपने माइनस किया करंट लाइबिलिटीज, और फिर करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज को आपने माइनस किया, और उससे आपने इलिक्विड एसेट को माइनस किया। तो जो ये अमाउंट आ गया उसको डिवाइड किया उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ, तो ये आपका आ गया नेट लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय पर शेयर। तो ये तो माइनस में आ गया 5.08, और उसकी जो मार्केट प्राइस थी वो 23 थी, तो इसलिए ये भी जायज हो गया। तो ये वर्किंग भी हमने देख ली, तो इस लिहाज से हमें ये समझ में आ गया कि ये शरीय स्क्रीनिंग, हमें एग्जाम्पल भी समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बैक टू द अपनी स्लाइड्स आते हैं, और उसमें हम ये बात करते हैं कि हमने ये स्क्रीनिंग क्राइटेरिया देख लिया, इसके मुताबिक हमें ट्रेडिंग भी सही करनी है और हमें स्क्रीनिंग भी सही करनी है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है जक़ात ऑन शेयर। तो देखिए जक़ात के बहुत अहम फरीजा है, और ज़कात की बहुत डिटेल वर्कशॉप होती है जो हम कराते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ पर वक्त लिमिटेड है, तो हम पूरी ज़कात के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि शेयर्स में ज़कात कैसे देनी है। तो अगर आपने शेयर्स किस नीयत से खरीदे, आपको पता है ज़कात में नीयत का बड़ा एतबार है। अगर आपने कैपिटल गेन के लिए खरीदे, ट्रेडिंग के लिए हम करते हैं, आज लिए कल बेच दिए, तो इसमें तो आप फिर जो वेबसाइट पे जो उस शेयर की मार्केट वैल्यू आज है, कॉस्ट प्राइस में नहीं, आज जो है, ना फेयर प्राइस पे ना परचेजिंग प्राइस पे, आज जो प्राइस है उसकी मार्केट वैल्यू है, उसका आप जो है 2.5% जकात दे देंगे, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर आपने कैपिटल गेन के लिए लिया, आपने लिया हुआ कि हाँ मैं लॉन्ग टर्म बैठ के मैं इसको डिविडेंड आता रहेगा, मेरा किचन चलता रहेगा, तो उसके लिए चूंकि ये मालिक की इजाजत नहीं है, तो अब आपने देखना होगा कि उस कंपनी में, तो मैं उसूली बात बता देता हूँ कि आपको ये देखना है कि उस कंपनी में कितने जकातेबल एसेट है, क्योंकि आप तो उसके पार्टनर बन गए ना। अब पार्टनर बनने के बाद उस कंपनी में जितने जकातेबल एसेट्स होंगे उस रेशो के लिहाज से आपने अदा करना। मिसाल के तौर पर आपके पास एक जो है शेयर है एंग्रो का, और वो 100 रुपए का है, तो आप 100 रुपए पे जकात नहीं देंगे, बल्कि आप देखेंगे उस एंग्रो कंपनी के अंदर कितने जकातेबल एसेट्स हैं। अगर वो 60% है, तो आप 100 रुपए का 60% यानी 60 रुपए पे जकात माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स या शेयर्स, तो ये जो अमाउंट आएगी ये जो है ना आपका ज़कात का पोर्शन डिसाइड करेगी। ठीक है, अगर हम इसको एक फतवे की किताब की सूरत में देखें, तो मीजान बैंक की ये किताब है, ये भी आपके सामने विजिबल हो रही है, ज़कात के ऊपर किताब है। इसके अंदर उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, टोटल एसेट्स माइनस फिक्स एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, और आपको क्या करना होगा, इस पे ज़कात देनी होगी। ठीक है जी, तो हमने देख लिया कि ज़कात जो है ना वो आप डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन के ऊपर। अगर आपकी नीयत जो है कैपिटल गेन है तो पूरे पे देंगे, और अगर आपकी नीयत डिविडेंड की है तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये समझ कैलकुलेट करने की, तो फिर एहतियात ये कि पूरी वो शेयर्स की मार्केट वैल्यू पर ज़कात देते हैं। तो विद दिस माय टॉक इज कम टू कंक्लूजन, एंड मे बी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो ये टॉपिक। साहब आप इसमें क्वेश्चंस को मॉडरेट कर सकते हैं। जक़ात में अगर लेट्स सपोज लॉन्ग टर्म हमने होल्डिंग की हुई है, तो आपने ये बोला है कि इसका फिर जक़ात इस तरह से होगी, तो जो उस कंपनी के जक़ात वाले एसेट है, ठीक है, उसी के ऊपर ही आपने जक़ात देनी है। तो नॉर्मली जो आपने फार्मूला बताया, तो जी लेमैन जी। होते हैं जो ज़्यादा नहीं पढ़ते, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल काम होता है ना ये। तो वो कैसे कैलकुलेट करें, कोई आसान फार्मूला है इसका, या बैलेंस शीट में किस मैंने पे ही जाके बताया चेक ना, करें? मेरी आवाज शायद क्लियर नहीं बताया कि अगर वो आवाज आपकी थोड़ी, लेमैन है और कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो एहतियात यही है कि भाई वो पूरी मार्केट वैल्यू पे लगा दें। मतलब ऐसा तरीका ये है हेलो कि जो भी इस जी टाइम शेयर वैल्यू चल रही है, जो भी इस टाइम शेयर वैल्यू चल रही है उसके ऊपर 2.5% दे दें, अगर कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल, कैलकुलेट नहीं अच्छा, कर सकते। अगर ईटीएफ बाई किया हुआ है हमने, स्टॉक के अंदर ईटीएफ भी होते हैं, अगर ईटीएफ बाई किया हुआ है तो उसमें ज़कात कैसे कैलकुलेट होती है? अच्छा देखिए, ईटीएफ भी है, अगर आप देखिए मेरी ये पाकिस्तान स्टॉक की वेबसाइट खोली हुई है, तो शरिया कंप्लायंट ईटीएफ है ना, जैसे मिजान पाकिस्तान ईटीएफ है। ठीक है जी, हाँ, तो ईटीएफ भी तो एक जी जी, होती कम्बिनेशन ऑफ शेयर्स का ही नाम है ना।
ठीक है। हम्म। अब जैसे आप म्यूचुअल फंड पे ज़कात देते हैं, म्यूचुअल फंड जैसे पहले हम ये कर लेते हैं म्यूचुअल फंड पे ज़कात कैसे दें। तो म्यूचुअल फंड में आप क्या होता है कि आपकी वैल्यू आती है, नैव निकलती है, ठीक है जी, डेली नैव आती है। और नैव के लिहाज से आपकी फंड जो आपने होल्डिंग है उसकी वैल्यू आती है, यूनिट आपके, और यूनिट मल्टीप्लाई बाय नैव हो जाता है। तो ये आपकी होल्डिंग है जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, कि नैव होती है नेट एसेट वैल्यू। अब जितना आपके यूनिट्स होते हैं ना, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर नेट एसेट वैल्यू आपको यूनिट्स एलोकेट कर दिए जाते हैं, और हर यूनिट की रोजाना नेट वैल्यू एसेट वैल्यू निकलती है। तो जो आपका यूनिट है, मिसाल के तौर पर अगर मैंने 100 यूनिट परचेज किए हुए हैं और मेरे एक यूनिट की वैल्यू 50 रुपए है, तो मेरे पास होल्डिंग कितनी है? 5,000 हो गए। 5,000 हो गए। तो अब इस 5,000 रुपये मैं जक़ात दूंगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक तो ये हमें म्यूचुअल फंड का पता चल गया, ठीक है। वकास साहब आपने भी है ठीक जी। फरमाया। इसी तरह ईटीएफ है। ईटीएफ क्या होता है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैंने आपके सामने जो वेबसाइट खोली हुई है उसमें नजर आ रहा है कि शरिया कंप्लायंट ईटीएफ मीजान पाकिस्तान ईटीएफ है, ठीक है। तो आप ईटीएफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें नबील साहब। ETF काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड की तरह ही ट्रीट करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द स्टॉक्स होते हैं जिनको एक बंच में करके वो दे रहा होता है, लेकिन वो ट्रेड हो सकती है स्टॉक्स के ऊपर। अब अगर बंच ऑफ स्टॉक्स है, तो अगर आपने कैपिटल गेन के लिए लिया हुआ है तो उसमें तो जो स्टॉक्स की वैल्यू है उसको आप जक़ात देंगे। और अगर आपने ऑब्वियसली यहाँ पर डिविडेंड के लिए तो नहीं लिया जाता, लेकिन अगर डिविडेंड के लिए लिया हुआ है तो उसमें उसके लिहाज से जक़ात देंगे, क्योंकि ये बंच ऑफ शेयर्स है, ठीक है। तो आप उसको मिसाल के तौर पर म्यूचुअल फंड की तरह, यूनिट की तरह, तो इसकी जो वैल्यू होगी आज की उस पर जक़ात दी जाएगी। जैसे मैंने इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड को एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये बताएं, एक सवाल आया है जी, कि जो शरिया क्लियर। स्टॉक्स होते हैं, जी जी, जो शरिया स्टॉक्स होते हैं उनमें ये होता है कि लेट्स सपोज आपने कोई एक शरिया स्टॉक लिया और आपने लॉन्ग टर्म के जी लिए होल्ड करना है, और वो 2-3 साल तक तो शरिया रहा, लेकिन उसके बाद वो नॉन शरिया हो गया, तो उस केस में क्या होगा? मतलब वो जैसे ही नॉन शरिया उस टाइम बेचना चाहिए, जी 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 या बिल्कुल। क्या, किस तरह से आई वो? आई गॉट इट। ये जो हर 6 महीने बाद, क्योंकि ये मामला हसास है ना, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लूज कर रहा हूँ कि मेरी आवाज जहां भी जरा सी भी क्लियर ना हो तो आप मुझे फौरन बताएं, ताकि ऐसा ना कोई गलत मसला समझ ले, ठीक है। तो नहीं नहीं, आवाज़ अगर आ रही हम है ये अभी आपकी क्लियर। देखें कि जो स्टॉक शरिया कंप्लाइंट है, ठीक है, ये जो जो स्टॉक शरिया कंप्लाइंट है, वो अगर 6 महीने बाद जब उसकी नई रिकम्पोजिशन हुई, कि ये हमने आपको दिखाया था कि ये केएमआई इंडेक्स, अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें आउटगोइंग कंपनी भी है और इनकमिंग भी है। इसका मतलब कुछ कंपनियां शरिया कंप्लाइंट, अब देखिए मिसाल के ऊपर ही है एडम शुगर मिल्स, ये क्या होगा, ये आउटगोइंग का मतलब क्या है, कोई बताएगा? मतलब जो नॉन शरिया हो रही है आउटगोइंग का मतलब? क्या मतलब है इसका? हाँ, अब ये जो आउटगोइंग लिखा है ना आपके सामने, विजिबल हो रही है ना एडम्स शुगर मिल, पहले लिखी हुई है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ बिल्कुल सही कहा सैयद मुदस्सिर रजा साहब ने, कि ये पहले शरिया कंप्लाइंट थी, हम नॉन शरिया थी। मिसाल के तौर पर सैयद मुदस्सिर साहब, अगर आपने एडम्स का होल्डिंग रखी हुई थी, अब आप क्या करेंगे? अब तो ये नॉन शरिया हो गई है। तो इसका जवाब ये है कि आइडियली आपको इसको डाइवर्स कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए। अब अगर आपको ये अलाउ कर देंगे तक वेट कर ले, यानी जितने में आपने खरीदा था उतने का वेट कर लें ताकि आपको लॉस ना हो। या दूसरी कंडीशन ये होती है कि आप नेक्स्ट का वेट कर ले, मिसाल के तौर पर ये अभी थी, ये किस तारीख को आई थी दिसंबर में, तो आप इसको दिसंबर तक होल्ड कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि आइडियली क्या है कि आप फौरन बेच दें। अलाउ ये है कि आप ब्रेक इवन तक वेट कर लेंगे, मैंने 500 का खरीदा था, अभी 450 है, तो मैं वेट करूंगा 500 जब हो जाएगा जब बेच दूंगा। या नेक्स्ट रिकम्पोजिशन जो होगी वो दिसंबर में होगी, तो उस वक्त बेच दूंगा। हाँ मुफ्ती साहब, मैं अपना अगर स्क्रीन शेयर कर लूँ तो कुछ सवाल थे, वो वहीं से देख के फिर आप आंसर करते जाएं। मैं आपको मैं स्टॉप शेयरिंग कर लेता हूँ। अच्छा, ये पहला सवाल, ये मैं सवाल कर देता हूँ, आप उसे आंसर करते जाएं ताकि ये कि लोगों को सवाल भी समझ आ जाए। अभी कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब डिविडेंड डेट आनी होती है ना, उससे थोड़े दिन पहले जो है वो शेयर बाय कर लेते हैं, और डिविडेंड आता है तो उसके बाद बेच देते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि ये हलाल है, इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई मसला नहीं, डिविडेंड तो आपकी इंटाइटलमेंट है। आप आपने खरीद लिया है और डिविडेंड आया तो आपने बेच दिया है,
तो कोई मसला नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि आपकी डिविडेंड की नियत तो थी, लेकिन साथ साथ कैपिटल गेन की नियत थी। जी अच्छा, ये आपने लोन वगैरह वाला बात तो बता दी। कंपनी सैलरी से 5% डिडक्ट करके अपने पास रखती हैं और रेजिग्नेशन पीरियड देती हैं, ज़कात कैसे अदा होगी? मतलब ये जो अच्छा कंपनीज ये रखती हैं अपने पास ठीक है, बिल्कुल, प्रोविडेंट ये फंड फाइव वगैरह। परसेंट डिडक्ट किससे करती है? ये सवाल ये कि क्या ये ग्रेजुटी है, प्रोविडेंट फंड है, या कोई वो रिजर्व के तौर पर रखती हैं, वो प्रोविजन के तौर पर रखती हैं? अभी ये सवाल नहीं किया हुआ, लेकिन हम कंसीडर कर लेते हर हैं प्रोविडेंट फंड के लिए चीज अगर रूल करते हैं। अलग होगा ना। प्रोविडेंट फंड के लिए अगर रखती हैं तो इसके बारे में क्या है? हाँ, अगर प्रोविडेंट फंड के लिए, अब पीएफ जवाब में भी, प्रोविडेंट फंड का मैं बताता हूँ, लफ्जों में आपको बताता हूँ कि प्रोविडेंट फंड, एक मैं देखता हूँ शायद स्लाइड लगी हुई है। देखिए जो हमारे हमारे पास जो सवाल आ रहा है ना, वो उसमें आ रहा है कि लॉयल्टी के तौर पर। देखिए लॉयल्टी का मसला थोड़ा आसान है, पहले उसको बता देता हूँ कि अगर वो सिर्फ लॉयल्टी के तौर पर कर रहे हैं कि भाई आपका सैलरी तो 100 रुपए, लेकिन हम आपको देंगे 95 रुपीज, और 5 रुपए रखते रहेंगे, जब आप जा रहे होंगे ना तो आपको 100 देंगे। एक बात याद रखिएगा, ज़कात सैलरी में जब आती है, जब पोजीशन आ जाता है, जब तक आपने कोई सर्विसेज बेची हैं और आपको उसका पोजीशन नहीं, याद नहीं मिलती, पोजीशन मिलने से ज़कात आप पर आती है, यानी आपकी ओनरशिप ही नहीं आई है उसके ऊपर। तो आप याद रखिएगा, जितनी सैलरी आपकी डिडक्ट होकर एम्प्लॉयर ने अपने पास रखी हुई है, वो आपको मिली ही नहीं है, वो आपकी ओनरशिप ही नहीं आई है, और ज़कात तो ओनरशिप पे आती है। तो अगर मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं ना अक्सर कि हमारी 25 को ज़कात ड्यू हो रही है, और हमारी सैलरी तो ड्यू हो गई है 25 की, लेकिन हमें मिलेगी 1 तारीख को, तो हम कहते हैं नहीं, जब वो मिली नहीं है तो रिसीव काउंट नहीं होता शरीयत में ज़कात के मामला में। हाँ, ट्रेडिंग का जो रिसीवेबल होता है वो काउंट होता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इसलिए एक बात तो याद रखिए, जो 5% कट गई है उस पर कोई ज़कात नहीं है, आपको 95 पर ज़कात देनी है। जब वो 5 ज़कात देंगे तो वो भी उस साल की देंगे, पहले नहीं देंगे। ये बात क्लियर है? लॉयल्टी का क्लियर है तो ग्रुप में जी लिखें क्लियर है। जी जी क्लियर है। लॉयल्टी का। अच्छा, उसके बाद दूसरा प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के लिए अगर 5% डिडक्ट हो रहा है, या ग्रेजुइटी के लिए डिडक्ट हो रहा है, तो उसमें भी याद रखिएगा कि डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं कंपनीज की। अगर एम्प्लॉयर अपने पास रखता है, यानी जो कंपनी है, ओनर है, वो अपने पास रखता है, अपनी बुक्स में शो करता है, तो उसमें एम्प्लॉयर ने जकात देनी, एम्प्लॉय ने नहीं देनी। और इसी तरह अगर एम्प्लॉयर कोई जो है ना वो ट्रस्ट में डालता है, लेकिन ट्रस्ट भी एम्प्लॉयर की ओनरशिप में ही है, तो फिर भी एम्प्लॉयर ने देनी, एम्प्लॉय ने नहीं देनी। तीसरी सूरत यह है कि एम्प्लॉयर जो है कोई थर्ड पार्टी के पास रखवाता है, जैसे बाहर लोग म्यूचुअल फंड में रखवा रहे हैं, या ट्रस्ट जो है वो थर्ड पार्टी की ओनरशिप में होता है, अपनी ओनरशिप में नहीं होता, लीगल एंटिटी होता है, एप्लीकेशन दी होती है कि भाई मैं एप्लीकेशन रख दें जो कि आपकी मिल्कियत में नहीं है, और लीगली यही रिक्वायरमेंट है कि एम्प्लॉयर अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि नॉर्मली एप्लीकेशन साइन कराई जाती है। तो इस सूरत के अंदर जो प्रोविडेंट फंड है या ग्रेजुइटी है, हर साल उसकी ज़कात एम्प्लॉय देगा। ये बहुत अहम बात है, या तो एम्प्लॉयर देगा या एम्प्लॉयर। अरबों रुपए की पैसे ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में पड़े रहते हैं, लेकिन उसकी ज़कात न प्रॉफिट न एम्प्लॉय दे रहा होता है, न एम्प्लॉयर दे रहा होता है। इसको थोड़ा सा अगर मैं वो कर दूं, आपकी आवाज़ थोड़ी सी वो हो रही थी, अगर मैं जो समझा हूँ वो मैं बता दूं क्लियर, तो थोड़ा सा वो करिएगा कि अगर लेट सपोज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर अपने पास रख रहा है कंपनी में, तो उसके ऊपर जो भी ज़कात होगी वो एम्प्लॉयर देगा। और अगर प्रोविडेंट फंड वो जो एम्प्लॉयर है उसका अपना कोई ट्रस्ट बना हुआ है और उसकी ओनरशिप में और उसमें रख रहा है, तब भी एम्प्लॉयर ही ज़कात देगा। लेकिन अगर वो पैसे वो म्यूचुअल फंड में या कहीं और इन्वेस्ट कर देता है, तो फिर उसके बाद जहाँ पे भी उसने इन्वेस्ट किए हैं, तो फिर एम्प्लॉय उसकी ज़कात देगा। ऐसा ही है? इसमें बिल्कुल, इसमें बस मैं ये ऐड कर दूं, मेरी आवाज अब क्लियर है? मैं इसमें ये क्लियर जी कर जी। दूं कि यहाँ पर थोड़ा सा ये है, अगर वो थर्ड पार्टी के में रख रहा है, यानी म्यूचुअल फंड में, या वो कोई ट्रस्ट बना रहा है, जो ट्रस्ट लीगल एंटिटी है, जो कि रिक्वायरमेंट ये होती है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट भी यही है कि आप अपने पास भी अपनी सब्सिडी में नहीं रख सकते, आपको एक और थर्ड पार्टी ट्रस्ट बनाना पड़ता है, जो लीगल एंटिटी होता है, उसके अंदर आपको रखना पड़ता है, लीगली ये रिक्वायरमेंट है। तो जब उसमें आप हम्म। रखते हैं और वो एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट से आप रखते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय से एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराया जाता है, तो जब आपने ये दो कंडीशन कर ली हैं, तो हर साल एम्प्लॉय उसकी ज़कात देगा।
ठीक है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास अरबों रुपए का प्रोविडेंट फंड होता है, जिसकी ना एम्प्लॉय ज़कात दे रहा होता है ना एम्प्लॉयर ज़कात दे रहा होता है। मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे सवाल पे हम पहुंचते हैं। ये तो मैंने जी। आंसर दे दिया। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द कोड डिफरेंस? अच्छा, इस्लामिक फाइनेंसिंग एंड नॉर्मल फाइनेंसिंग में लोग पूछना चाह रहे हैं कि कोई कोड डिफरेंस बता दें। लोग बोलते हैं ये सेम सेम चीजें लगती हैं हमें। हम कार लेने जाते हैं तो वो भी उतने ही पैसे लेता है इफ वी हमसे, आर गोइंग, और नॉर्मल देखिए बैंक भी उतना ही लेता ये है। जो अच्छा देखिए, ये तो बहुत बड़ा फर्क है, इसमें मैंने अलग से वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, लेकिन मैं मुख्तसर बता देता हम्म। हूँ कि अभी जो मैंने अभी शुरू में बताया था ना, चार चीजें हैं: रिबा, गरर, क़िमार। जो कन्वेंशनल फाइनेंसिंग है उसमें ये चारों चीजें पाई जाती हैं, और इस्लामिक में ये चारों नहीं पाई जाती। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो कार फाइनेंसिंग जो इस्लामिक में है ना, वो है इजारा के ऊपर। और इजारा में मिल्कियत कंपनी की होती है और बैंक की होती है, और जो एम्प्लॉय होता है, यानी अगर कार फाइनेंसिंग है या जो है वो बैंक की तरफ से तो कस्टमर है, तो वो कस्टमर जो है उसका रेंट दे रहा होता है। और अगर उसका कोई रिस्क होता है वो बैंक बेयर कर रहा होता है। और अगर उसमें कोई फॉरबिड जो है कोई नुकसान आ जाएगा, जिसमें कस्टमर का नुकसान नहीं है, यानी कस्टमर की इसमें नेग्लिजेंस नहीं है, विलफुल मिसकंडक्ट नहीं है, या हर्ट हिट हो जाती है, या कंपनी गाड़ी जो है वो यूजेबल हालत में नहीं रहती, तो उसका रिस्क जो है वो बैंक बेयर करता है। लेकिन कन्वेंशन में रिस्क बैंक बेयर नहीं करता है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि कन्वेंशनल में रिस्क ना होने की वजह से रिवॉर्ड भी हलाल नहीं है। और इस्लामिक में क्योंकि रेंट की जो शरिया रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही होती हैं, तो इस वजह से वो हलाल है। तो सिंपल अभी देखें कि वहां पर एक कन्वेंशनल इंटरेस्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और यहाँ पर इजारा बेस्ड शरिया कंप्लायंट, तो दोनों में बहुत फर्क होता है। अच्छा, नुमान साहब भी एक सवाल कर रहे ठीक। हैं कि आपने मेरे ख्याल से नुमान सवाल का सवाल लिया हुआ है, सीक्वेंस में आप चल रहे हैं मेरे ख्याल से। जी जी, सीक्वेंस में चल रहे हैं। अच्छा, ये गरार आपने एक चीज बताई थी अपने उसके जी अंदर जी ना, प्लीज। अभी भी आपने एक्सप्लेन किया, तो ये गरर लोगों को गरर गरर के गरर मतलब नहीं कहते पता, हैं। वो थोड़ा समझा दें क्या है ये? जी जी जी, मैं बस ये कह रहा था कि चार चीजों पे तो अलग से सेशन होना चाहिए, और इसको और बहुत से लोगों हम्म। ने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लेकिन मैं मुख्तसर बता दूं। गरर कहते हैं एम्बिग्यूटी को। गरर कहते हैं आपकी जो है ना नॉन अनसर्टेनिटी को। यानी सिंपल सी बात ये कि चार चीजें होती हैं: आपका सब्जेक्ट मैटर, आपकी प्राइस, आपकी डिलीवरी, आपका टाइमलाइन। ये चार चीजें हर कॉन्ट्रैक्ट का पिलर होती हैं। इनके अंदर एम्बिग्यूटी ना हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं आपसे जो है ना वो, आप सिंपल से देख लें, आप किसी भी मोबाइल की वेबसाइट, एसेसरी की वेबसाइट पे चले जाए, आप सैमसंग की चले जाएं, किसी भी आप जैज में चले जाएं, वहां पर आता है। इसकी बेहतरीन मिसाल है वहां पर जो मिस्ट्री बॉक्स होते हैं, लोग खरीदते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, तो उसके अंदर आपको मालूम नहीं होता कि यहाँ पर अंदर क्या जो है ना वो सब्जेक्ट मैटर निकलेगा, तो ये गरर है भाई, वाजे नहीं है। हाँ। इसी तरह अगर आप देखें तो, अगर आप बहुत देसी एग्जाम्पल हम ले, तो आप रिक्शा रोकते हैं और रिक्शा वाला कहता है कि भाई कितने पैसे होंगे, तो रिक्शा वाला बोलता है कि जो आप मुनासिब समझें, तो ये गरर है। यानी हाँ। जहां पर हाँ। ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जहां पर कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होगा, वो गरर है, और शरीयत में बहुत हाँ। ज्यादा सख्ती से उसको मना किया गया है। मामला में हाँ। क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रॉफिट का रेशो, पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, लॉस शेयरिंग रेशो क्या होगा, इक्विटी हमारी कितनी है आपस में। यानी लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट बना लेते हैं, जब मैं देखता हूँ तो उसमें इक्विटी वाजे नहीं होती, किसकी तुम्हारी कितनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, टर्मिनेशन का लॉस शेयरिंग रेशो क्या है। पीएमएक्स एक है, आपका पता है जो पीएमएक्स एक जैसा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, तो पीएमएक्स भी है जहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। तो वो हलाल है वहां से गोल्ड वगैरह लेना या? पाकिस्तान पाकिस्तान मर्केंटाइल हलाल मर्केंटाइल एक्सचेंज ना, ठीक है। देखिए अभी जी इसका जी में जी। ये तो पता चला है कि यहाँ पर इन्होंने कोई शरिया कंप्लाइंस के लिए कोई शरिया एडवाइजर एंगेज किए हैं, थोड़ा बहुत हमें मार्केट में पता चला है। हम्म। इवन मेरे उनके हम्म। एडवाइजर्स से भी बात हो रही थी जो फ्यूचर में शायद लगे। तो लेकिन अभी तक उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं आया कि वो कंप्लायंस हो गई है, तो इसलिए उससे बचना चाहिए। ये माजी में भी इनका एक शरिया कंप्लाइंट शरिया एडवाइजरी कंपनी से लिंकेज हुआ था, उसके बाद वो इसकी कुछ प्रोडक्ट इस्लामिक आई थी, लेकिन बाद में फिर वो हम्म। डिसकंटिन्यू हो गया था।
तो जब तक आपके पास फ्रेश सर्टिफिकेट ना आ जाए शरिया कंप्लायंस का, तो हम ये नहीं कह सकते कि हलाल है। क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर और इस तरह की और ट्रेड एक्सचेंज के अंदर ना, ट्रेड के जो शरिया लॉज हैं वो फुलफिल नहीं होते, मतलब गरर होता है उसके अंदर, कब्जे से पहले चीजें बेचनी होती हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है कि इसमें नॉन शरिया अर्निंग होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा आप ये भी बता दें, एक और सवाल है, जैसे आपने बताया ना कि डे ट्रेडिंग इसलिए हलाल नहीं है क्योंकि उसके अंदर आपकी ओनरशिप में नहीं आती चीज़, ठीक है। तो जो रियल एस्टेट एजेंट काम करते हैं पर जिसमें जो फाइल होती है वो उनके नाम पे नहीं होती, लेकिन वो अपना आगे जैसे बोलते हैं ना टाप लगा के भेज देते हैं और उसको भी अच्छा नहीं पता देखिए, होता, तो ये हाँ, हलाल है? तो देखिए, रियल एस्टेट जो ब्रोकर होते हैं वो दो तरह से काम करते हैं। एक अपनी कैपेसिटी कमीशन एजेंट के तौर पर काम करना, और एक उनकी कैपेसिटी होती है एज अ बायर परचेजर के तौर पर काम करना। ठीक है, ये हमारा भी कुछ रियल एस्टेट की कंपनीज ने कुछ हमें हमसे सेशन लिए थे, तो उन्होंने बताया, और प्रैक्टिस भी आप लोग भी देखते होंगे। तो अगर वो कमीशन एजेंट के तौर पर कर रहा है, तो चूंकि बाय एंड सेलिंग नहीं कर रहा ना, तो उसमें पोजीशन जरूरी नहीं है। वो तो दो लोगों को कनेक्टिविटी का काम कर रहा है, उसके कमीशन ले रहा है, तो हाँ उसमें तो बिल्कुल कोई मसला सही है, नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर वो बायर एंड सेलर है, यानी एक से खरीद कर फिर प्रॉफिट रखकर आगे बेच रहा है, तो उसके लिए जरूरी होगा कि उसका ओनरशिप भी आए, पोजीशन भी आए। अब रियल एस्टेट में पोजीशन आसान है, क्योंकि वो इमूवेबल है, तो उसकी सिर्फ फाइल में मार्किंग होने से, आइडेंटिफिकेशन होने से आपकी जो है पोजीशन आ जाती है। यानी अगर आपको जमीन को एलोकेशन आप बता दें कि भाई ये ब्लॉक बी में है और ये कॉर्नर का प्लॉट है और प्लॉट नंबर दिस है, तो फिर आपकी पोजीशन आ गई है, क्योंकि आप जमीन को हाथ में तो नहीं लेंगे। लेकिन शेयर्स की जो है ना मूवेबल है, तो शेयर्स के लिए आपको सिर्फ एलोकेशन से नहीं होगा, बल्कि आपको उसकी सर्टिफिकेट हाथ में आनी चाहिए, जो जो T+2 में आती है। तो इसलिए उसकी पोजीशन से पहले आप बेच नहीं सकते। तो शेयर्स में आप कोई कमीशन एजेंट का काम नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उसमें बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हो, तो बाइंग सेलिंग के लिए आपको पोजीशन जरूरी होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, रियल एस्टेट में एक काम तो ये होता है ना कि उन्होंने खरीद के अपना प्रॉफिट रख के बेचा। कुछ लोग ये करते हैं रियल एस्टेट के अंदर कि उन्होंने खरीदा नहीं, एक लेट सपोज मेरा प्लॉट है, मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको बताऊंगा। अब उन्होंने मुझे 10 लाख बोले, सामने वाले को उन्होंने 15-12 लाख रुपए बोले, और मुझे पेमेंट पहले नहीं की, उससे पहले बात कर ली, उससे पहले एग्रीमेंट कर लिया और मुझसे 10 लाख का लेके उसे 12 लाख दे दिए। तो ये सही है? देखिए, इसमें आखिरी बात जो आपने बोली ना वो थोड़ी अहम है। वो आपने ये बात बोली कि हम्म। जब दोनों से बात कर ली ना, फिर पहले आपसे खरीद लिया फिर आगे बेचा। ठीक है, तो अगर ये हम्म। पहले यही बात हो जो आपने कही है कि पहले दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग कर ली, यानी प्रॉमिस कर लिया, और फिर जब सेटिंग बन गई, तो उसके बाद एक पार्टी से लेकर पोजीशन लेकर आगे दूसरे को बेचा, ये ठीक है। ठीक है, हम्म। लेकिन जो है सही ना, है। अगर आपने पहले बेच दिया, जब आपने ओनरशिप ली नहीं और आगे बेच दिया, तो ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी नाजुक बात है, ठीक। इसको पहले इंश्योर करना चाहिए कि पहले हम पोजीशन लें, ओनरशिप लें, और फिर उसके बाद आगे किसी को बेचें। अच्छा, एक सवाल ये होगा कि जैसे गोल्ड फंड होते हैं जो मिजान वगैरह के, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि पोजीशन नहीं हम्म। होती फिजिकल गोल्ड की, तो वो सही है? हाँ देखिए, गोल्ड फंड मैंने भी इन्वेस्ट किया था। गोल्ड फंड हम्म। मिजान का हो, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब कभी कोई शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड होता है ना, तो उसकी सारी सर्विसेज जो प्रोडक्ट्स होती है वो शरिया कंप्लायंट होती हैं। ठीक है जी, तो इसमें तो हम सही है। बिला झिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास शरिया बोर्ड बैठा हुआ है और हर एक के सर्टिफिकेट उनके पास है। अब जहां तक ये बात है पोजीशन नहीं है, तो देखिए गोल्ड में आप उनको वकील बना देते हैं, तो उनका पोजीशन आपका पोजीशन होता है। और आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि अगर आप कहें कि गोल्ड में मुझे वापस कर दें, तो वो आप उनको वो आपको पोजीशन भी देंगे, यानी आपको रियल में देंगे गोल्ड। हम्म। तो इस तरह की बहुत सारी क्लॉजेस ओके। होती हैं जो हम देखते नहीं है, लेकिन चूंकि असल ये कि आप उनको वकील बना रहे हैं, तो उनका पोजीशन आपका पोजीशन है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये सवाल वैसे आपने आंसर दे दिया, लेकिन इसको यस या नो कर दिया कि अगर कोई कंपनी हलाल प्रोडक्ट बेच रही है लेकिन KMI 100 इंडेक्स में नहीं आ रही है, वहाँ पे नॉन शरिया आ रही है ड्यू टू जो आपने रीजन बताया, तो उसमें इन्वेस्ट करना शरिया है नॉन शरिया? वो आपने बता वो दिया मैंने, हाँ। लिस्ट में ही नहीं आ रही, लिस्टेड लिस्टेड है, लेकिन लिस्टेड है। हाँ लिस्टेड है, लेकिन शरिया KMI 100 वो 30 इंडेक्स में नहीं आ रही, मतलब वो कोई ना कोई नहीं, फिर तो पैरामीटर है सही जो नहीं है, फॉल फिर नहीं तो कर वो रहा है। नॉन शरिया, नॉन शरिया ना। ठीक है, ठीक। मोबाइल है। ये बता दिया डेट। अच्छा, ये एक सवाल है, इफ अ कंपनी आस्क अमाउंट टू गेट जॉब एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब कोई कंपनी, वैसे ऐसी भी कंपनीज होती हैं, कोई कंपनी आपसे एज अ सिक्योरिटी पैसे ले रही है कि आपको मैं जॉब दूंगी लेकिन पैसे दो पहले मुझे, तो उस पैसे के ऊपर ज़कात होगी?
ऐसी कंपनियां तो काम ही नहीं करना चाहिए पहले। ये तो आपका डोमेन है, लेकिन अगर जॉब, ये पैसे दिए जा रहे हैं, उनकी हैसियत क्या है? कि जी मिसाल के तौर पर, मतलब इसमें कोई सिक्योरिटी का समझ में नहीं आ रहा। या तो वो सिक्योरिटी इस तरह से लग रहा है कि अगर आपने कोई के लिए कोई आपने इनको धोखा दिया या आपने इनको कोई जी जी मिसकंडक्ट किया, तो वो उसका हम्म, एक्चुअल लॉस उससे आपसे कवर करेंगे। तो इसकी हैसियत जी वही जी है, जो आप घर किराए पे लेते हैं तो आप उसका जो जी सिक्योरिटी रखवाते हैं वो आपकी ओनरशिप होती है। तो इस सूरत के अंदर हम्म आपको भी जो है ना, कहते हैं, उसकी जकात हर साल आपको देनी होगी। तो इसी तरह आपने जो हम्म। सिक्योरिटी दी है उसकी हर साल आपको जकात देनी होगी। ठीक ठीक है। है, मेरे ख्याल से सबके जो है वो आसान, मेरे ख्याल से आंसर हो गए। मेरे ख्याल से ये नुमान साहब का एक सवाल रह गया था, और सैयद मुदस्सिर साहब का भी रह गया था। अच्छा, ये बीटीसी का अब लोग पीछे पूछ रहे हैं भाई, बीटीसी का। सर बीटीसी का बताते हैं, वो बोलते हैं जैसे गोल्ड है वो तो एक फिजिकल है, बीटीसी फिजिकल नहीं है, बिटकॉइन। उसके बारे में अभी क्या राय है आपकी? नहीं नहीं, देखिए इन पे तो सवाल ना करें, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, क्रिप्टो और जी बीटीसी जी वगैरह। देखिए सिंपल सी बात जी ये है कि इसको अगर आपने ट्रेडिंग के तौर पर लिया हुआ है, करेंसी के तौर पर लिया हुआ है, तो इसके बारे में तो अभी तक बड़े बड़े स्कॉलर्स तो इसके नाजायज होने का ही फतवा दे रहे हैं। तो इसलिए इस पे हम्म। तो सवाल ही नहीं है ना, कि लेना ही नहीं चाहिए, तो फिर सवाल क्या ज़कात का आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, मुदस्सिर सही है। सलीम साहब ने सवाल पूछा प्राइवेट सुकूक में। देखिए प्राइवेट सुकूक का तो है ना, प्राइवेट सुकूक तो स्टेट बैंक नहीं बना किए हुए हैं। और अब तो 5,000 पे भी आप सुकूक में प्लेस कर सकते हैं अपने पैसे। तो आप प्राइवेट सुकूक, सुकूक तो शरिया कंप्लाइंट ऑल्टरनेट और बॉन्ड्स का ही नाम है ना, सब लोग जानते हैं मेरे ख्याल से। हम्म। तो इसमें तो प्लेस करना जायज है, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है सुकूक में प्लेस करना। और उसके जो प्रोसीड्स आते हैं, रेंटल आते हैं, ज्यादातर जीओपी इजारा होते हैं, ज्यादातर जो है ना वो इजारा बेस ही होते हैं। तो उनमें जो रेंटल्स आ रहे हैं वो आपके लिए हलाल है, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, एक ठीक है, सवाल और एक और सवाल था ये, मेरे ख्याल से सहूलत ऊपर है, बाजार। नुमान साहब का था। एक मिनट, नुमान साहब का यार भाई, ऊपर था सहूलत मेरे ख्याल। बाजार रिलेटेड था। नहीं नहीं, एक एक सेकंड ये रुक जाओ। शनीला मुनीर साहब का एक सवाल है, एयर भाई सहूलत बाजार के अंदर इन्वेस्ट अच्छा, कर ए सकते आर हैं, वाई उनका का भी बहुत कोई सवाल गोल है? पूछा जा रहा है, ए आर वाई का सवाल बहुत पूछा जा रहा है, सुबह भी किसी ने मुझसे पूछा। लेकिन देखिए सिंपल सी बात ये है कि ये तो ए आर वाई के शरिया एडवाइजर ही बता सकते हैं ना। अगर वो उसको क्लेम करते हैं कि वो इस्लामिक है, तो उनका शरिया एडवाइजर होना चाहिए। हम किसी प्राइवेट एंटिटी के बारे में ना राय नहीं दे सकते, क्योंकि हमने उसका बिजनेस मॉडल देखा नहीं है। अच्छा, आपको बस ये याद रखना चाहिए, गोल्ड बड़ा सेंसिटिव मामला है। गोल्ड के बारे में, गोल्ड ट्रेडिंग के बारे में जितनी सेंसिटिविटी इस्लाम में है ना, किसी और चीज के बारे में नहीं, गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में। क्योंकि उनमें ही ज्यादा सूद का एलिमेंट भी पाया जाता है। अब उसमें कब्जा भी जरूरी होता है, इसके ऊपर बहुत डिटेल बुक्स भी पब्लिश हैं। तो इसलिए जब भी कोई गोल्ड के बारे में सवाल करता है, ये तो मैं ये कहता हूँ कि या तो उनका शरिया एडवाइजर हो, या आप जो है उस मामले से रुक जाएं। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो कंप्लायंस कर रहे हैं गोल्ड के अंदर शरिया के या नहीं कर रहे। वी डोंट नो। तो हम कोई ओपिनियन नहीं कायम कर सकते हैं। सर ये गोल्ड के अंदर लोग इन्वेस्ट करने के लिए पूछ रहे हैं कि भाई कोई है आपकी नज़र में जहाँ से, मीज़ान गोल्ड फंड ही है ना, मैं आपकी नज़र में तो सर ऐसा ही है? देखिए मिजान गोल्ड, नहीं, गोल्ड के अंदर देखिए दो अलग बात है। एक एयर वाई का वो था, उस पर मैंने राय दे दी है। वो मेरी आवाज आपको क्लियर ठीक आ है। गई थी। जी जी जी, आ गई थी। लेकिन जो गोल्ड फंड्स हैं, अगर इस्लामिक फंड्स हैं जैसे मिजान का, उसमें भी आप कर सकते हैं। इसी तरह गोल्ड लेके रख लेना, इसमें भी कोई दूसरी बात नहीं, इसमें भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। असल तो बात हो रही है कि किसी कंपनी ने गोल्ड अगर मैनेज करना है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है। वो हमने कहा कि हम उसके बारे में राय नहीं दे सकते। क्यों रह गया बिल्कुल ये सही है। नुमान साहब का सवाल, बड़ा जबरदस्त आया था यहाँ पर। नुमान, एक मिनट, कहाँ चला गया? आप देखिए, आप भी जरा हेल्प करें। जी मैं नुमान देख रहा हूँ। मंडी, ये रहा। इफ अ कंपनी, अच्छा अच्छा अच्छा, वो ही वो हो गया। अ कोरियर कंपनी आस्क्ड टू पे सिक्योरिटी बाय कस्टमर, कोरियर बिजनेस ओनर नीड टू पे ज़कात? नहीं। देखिए कोरियर, एक ये एक अलग सवाल है कि एक तो एक जॉब के लिए आपको सिक्योरिटी देनी हो तो आप देंगे, लेकिन कोरियर बिजनेस आस्क्ड टू पे सिक्योरिटी बाय कस्टमर, कस्टमर से क्यों सिक्योरिटी लेते हैं? मतलब अगर वेंडर के तौर पर लिस्ट हो रहे तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दें जी नुमान जी साहब, जी अगर है मौजूद। जी जी, वेंडर के तौर पे लिस्ट होता है ना फर्स्ट टाइम किसी कोरियर हाँ, तो कंपनी में। जहां भी आपको सिक्योरिटी देनी है ना, और वो इसलिए कि आपके मिसकंडक्ट को वो आप कोलेटरल रख रहे हैं, तो वो आपकी ओनरशिप है और आपने हर साल उसकी ज़कात देनी है। ये बेसिक प्रिंसिपल याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है।
चले, मेरे ख्याल से हमारा टाइम भी ओवर हो रहा ठीक है है जी। मुफ्ती साहब। ठीक है सर। अच्छा, जो कर्ज है, चलिए एक बस सवाल मैं यहीं पे एक लास्ट। और पूछ लेता हूँ मैं, एक सर लास्ट सवाल अगर मैं पूछूं आपसे, जी जी कि जो जी हम किसी को अगर उधार देते हैं, लोन देते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर ज़कात होती है? जी, आपने लोन दिया, आपका रिसीवेबल है, उसके ऊपर हर साल आपको जक़ात देनी पड़ेगी, अनलेस कि वो अच्छा, बैड डेट मुझे बन जाए। बताइए। बैड डेट बन जाए फिर जक़ात नहीं। अच्छा, बस शक्ल, चलो ये आपने बता दिया, वरना तो फिर वो पैसे भी नहीं मिल रहे, ज़कात भी जा रही है। नहीं, बैड डेट है तो फिर नहीं जक़ात देनी, लेकिन अगर बैड डेट नहीं है तो हर साल आपने उसकी जक़ात देनी है। ठीक है जी। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। बस मेरी ये गुजारिश थी कि हमने बहुत मुख्तसर और जल्दी में किया, कुछ इंटरनेट के मसाइल भी थे, कुछ टाइम की कंस्ट्रेंट भी थी। लेकिन बस मेरी ये दरख्वास्त होगी कि आप सब लोग इन्वेस्टर्स हैं जो भी हैं, तो बस इसमें कॉन्शियस रहें, अपनी अर्निंग को हलाल करें ताकि दुआएं भी कबूल हों, और जो है ना अपनी हराम की आमदनी से बच सकें। आजकल हलाल कमाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर वो शरीय स्कॉलर से मशवरे से चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह ताला बरकत देंगे। जज़ाकल्लाह खैर अगेन। आई एम रियली थैंकफुल टू एग्जिट प्लेस जज़ाकल्लाह। फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड आ रही थी कि इस तरह को इस्लामिक उसके ऊपर हम सेशन करें। माज अगर आप, अगर कुछ लोग अपनी वीडियो खोल सकें, माज एक पिक्चर ले लें आप कंबाइन। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं ग्रुप के ऊपर भी है मुफ्ती साहब, तो मुफ्ती साहब अगर आप अलाउ करें तो मैं आपको वहाँ पे टैग कर दूँ, जिन लोगों को इंटरेस्ट हो, कोई बिजनेस कर रहा हो यहाँ पे, कुछ कर रहा हो, तो वो आपको खुद डायरेक्टली रीच आउट जी जी, करें। आप टैग, मैंने, आप जी जी टैग ठीक भी है, कर मैं सकते हैं, ग्रुप में बिल्कुल। इंशाल्लाह आपको टैग कर दूंगा, तो जिन लोगों को कोई भी और आप जब सवाल हो आप इससे रिलेटेड। पोस्ट बनाए तो उसमें आप लिंक्डइन की प्रोफाइल या फेसबुक की प्रोफाइल को भी आप टैग कर सकते हैं बिल्कुल ताकि वो भी क्लियर हो। ठीक है। थैंक यू बिल्कुल, जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। बाकी आप लोग फीडबैक दीजिएगा डॉक्टर साहब के सेशन के बारे में, कोई भी सवाल हो तो पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, सब अपना अस्सलाम ख्याल वालेकुम रखिएगा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।